गुड इवनिंग 11th क्लास। बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक है परमाणु संरचना। ये आपकी बुक में चैप्टर नंबर 5 है, एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडर्न व्यू। ठीक है, देखिए अभी तक जो हमने पीछे सीखा वो सब एटम का जो स्ट्रक्चर बता रहे थे, परमाणु का जो स्ट्रक्चर बता रहे थे, उसमें इलेक्ट्रॉन को, परमाणु को, इन सबको पार्टिकल माना हुआ था, एक कण। लेकिन क्योंकि उसमें तरंग प्रवृत्ति भी होती है तो स्ट्रक्चर की कुछ मॉडर्न अवधारणाएं आई हैं, उसके बारे में अब हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, तो द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ एटम। प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति के आधार मानते हुए सन 1924 में फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक लुइस डी ब्रोगली ने प्रस्तावित किया कि प्रकाश के समान सभी अति सूक्ष्म द्रव जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु आदि गतिशील होने पर द्वैतीय प्रकृति दर्शाते हैं। अंडरस्टूड? क्लियर हुई ये बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी तक डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट देने से पहले तक सब परमाणु की केवल एक ही प्रकृति मानते थे, लेकिन डी ब्रोगली ने ये प्रस्ताव दिया कि परमाणु की दो प्रकृतियाँ होती हैं, द्वैतीय प्रकृति होती है, वो तरंग के प्रकार में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डी ब्रोगली ने स्टेटमेंट दिया कि समस्त सूक्ष्म द्रव्य कण गतिशील होने पर तरंग प्रकृति भी दर्शाते हैं। इस बेसिस पर उसने एक रिलेशनशिप दे दी, इसे हम डी ब्रोगली इक्वेशन भी बोलते हैं। लेम्डा होता है तरंग दैर्घ्य, मतलब कि वेवलेंथ। h/p, h है बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट और p है संवेग, मोमेंटम। और h/p को आप m/v, ये आपने फिजिक्स में सीखा होगा, मोमेंटम, संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग, तो उसको फॉर्मूला वाइज पुट करके लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। ठीक है, ये जो इक्वेशन दी ये डी ब्रोगली इक्वेशन भी कहलाती है। तो डी ब्रोगली इक्वेशन को अगर हम आगे और क्लियरली बताते हैं तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mc। यहाँ पे c क्या ले लिया? प्रकाश का द्रव्यमान। इसका मतलब जो ये सूक्ष्म कण होते हैं ये प्रकाश के प्रकार है, इसीलिए इनका वेग c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड माना जाता है। ठीक है, इस समीकरण को हम डी ब्रोगली समीकरण भी कहते हैं। अब इसका महत्व क्या है? डी ब्रोगली समीकरण का महत्व पहला क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति की पुष्टि हो गई इस समीकरण से। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है, ये आपने पीछे सीखा है, 9.10 × 10⁻³ किलोग्राम्स, और ये इस वेग से गतिमान होता है, तो इसका हमें वेग भी मालूम है। अब m और v हम यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करते हैं। h ये तो प्लैंक कांस्टेंट हो गया 6.626 × 10⁻³4, यहाँ पे m उसका द्रव्यमान पुट कर दिया, यहाँ पे v उसका वेग पुट कर दिया, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास ये वैल्यू आई 3.32 एंगस्ट्रॉम। तो यह निष्कर्ष निकाला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अति सूक्ष्म कण है, और ये जो तरंगें बनती हैं, इलेक्ट्रॉनों की जो तरंगें बनती हैं, उनका तरंग दैर्घ्य इतना होता है, वेवलेंथ इतनी होती है। ठीक है, डी ब्रोगली समीकरण बनने के बाद परमाणु मॉडल, जो बोहर मॉडल था, उसके बारे में भी उसने क्या बताया कि परमाणु का मॉडल स्थिर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग के क्वाड्रीकरण की परिकल्पना पर आधारित था। ठीक है, परंतु यह गणितीय रूप से इसे स्थापित नहीं कर पा रहे थे। मतलब जो बोहर कह रहा था वो कहीं ना कहीं तो ठीक था, लेकिन वो उसको प्रूव नहीं कर पा रहा था। अब डी ब्रोगली समीकरण बनने के बाद उन्होंने परमाणु मॉडल में जो ये बोहर का परमाणु मॉडल था उसकी परिकल्पना की पुष्टि करवा दी। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग है उसको क्वांटीकरण हम कर सकते हैं। क्वांटाइजेशन बेटा अभी आगे आप चैप्टर में डिटेल में भी सीख जाओगे। अगर किसी को क्वांटीकरण में प्रॉब्लम आ रही है तो अभी चैप्टर में आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस हो जाएगा वो। तो उसके अनुसार हमारे पास जो तरंग दैर्घ्य बनते हैं 2πr = n लैम्डा, ये रिलेशनशिप बनाएंगे, और लैम्डा = 2πr/n। n आपके पास गुणनफल, जैसे पूर्ण गुणांक 1 2 3 कोई भी संख्याएं हो सकती हैं। तो फर्स्ट कक्षक में हैं तो उनकी तरंग दैर्घ्य इतनी होगी, सेकंड में होंगे तो इतनी होगी, लाइक दैट। ठीक है,
नेक्स्ट आता है बोहर कक्ष इलेक्ट्रॉन तरंग का समावेश। बोहर सिद्धांत पर डी ब्रोगली समीकरण लगाकर इलेक्ट्रॉन तरंग को बोहर कक्ष में समावेशित किया जा सकता है। बोहर ने इलेक्ट्रॉनों को कण माना और ये केवल कक्षा में गति करते हैं ऐसा बताया। कोणीय संवेग h/2π का एक पूर्ण गुणांक है और अतः हम इन दोनों को अगर मिला देते हैं तो आपके पास रिलेशनशिप बन के आ जाती है 2πr = n λ। ठीक है, तो इस प्रकार आपके पास बोहर की कक्षा में तरंग वाले जो कॉन्सेप्ट है उसको हम समावेशित कर पाए। ये आपके पास मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से ड्यूअल नेचर प्रूव हो गया। तो डी ब्रोगली समीकरण ने ड्यूअल नेचर प्रूव कर दिया। बेटा अब आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं डी ब्रोगली समीकरण के। उदाहरण वाले न्यूमेरिकल्स मैं डिस्कस कर देती हूँ, फिर आप लोग अनसॉल्व खुद ट्राई करेंगे। देखिए 2 किलोग्राम द्रव्यमान इतने मीटर सेकंड वेग से गति कर रहा है तो तरंग दैर्घ्य कितना होगा। अभी आपने फॉर्मूला सीखा λ = h/mv। h की वैल्यू फिक्स होती है, m गिवन है, v गिवन है, वैल्यू पुट करेंगे और आप यहाँ से λ निकाल देंगे। नेक्स्ट, एक मच्छर का द्रव्यमान इतना है, वह इतने मीटर से गति कर रहा है, आपको तरंग दैर्घ्य निकालना है। सिंपल क्वेश्चन अगेन, λ = h/mv। यदि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा इतने जूल हो तो इलेक्ट्रॉन डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य से गणना कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको गतिज ऊर्जा दी हुई है और गतिज ऊर्जा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मतलब ½ mv²। तो अगर मुझे v का मान निकालना है तो वो 2 × दिस, जो ये गतिज ऊर्जा की वैल्यू है 2 × ये /m और उस पूरे का √, ये बनेगी ना मान। तो उन्होंने ये चीज़ डायरेक्टली पुट की हुई है। ठीक है, समझ में आई है ये वाली बात। नेक्स्ट देखिए, 2 कण x और y गति कर रहे हैं। y का संवेग और x का संवेग y का संवेग x के संवेग से आधा है। तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है, दूसरे का तरंग दैर्घ्य निकालना है। देखो λ = h/mv नहीं लिखा है, यहाँ पे हमने संवेग के हिसाब से लिख दिया। तो यही समीकरण हमने पहले x के तरंग वेवलेंथ की बनाई, फिर y के लिए बनाई, दोनों को रेशियो कर दिया और आपने उसका y वाला जो λ अननोन है उसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इसमें ऐसे प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। अब आप लोग आज चेक पॉइंट 5.1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आप होमवर्क में कर लीजिएगा और इसके जिनके पास बुक नहीं है वो यहीं से स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद आगे देखिए बेटा, हेज़नबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। ये पीछे भी डिस्कस हुआ था, हेज़नबर्ग का अनिश्चित सिद्धांत, जिसको एक्सप्लेन ना कर पाने की वजह से ही बोहर का मॉडल फेल हुआ था। तो ये सिद्धांत काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। हेज़नबर्ग का सिद्धांत क्या है कि किसी अत्यंत सूक्ष्म गतिशील कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब को स्थिति और संवेग दोनों एक साथ यथार्थ निर्धारण करना असंभव है। मतलब जब अगर आप किसी भी गतिशील सूक्ष्म कण के बारे में स्थिति बता रहे हो कि ये कण पर्टिकुलर कण इस समय पे इस जगह पर है, तो आप उसके संवेग की वैल्यू नहीं डिटरमाइन कर सकते। और यदि आप संवेग बिल्कुल श्योर बता रहे हैं तो तब आप उसकी स्थिति बिल्कुल श्योर नहीं हो सकते। तो ये सिद्धांत दिया था हेज़नबर्ग ने, और इसको अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो ये बनेगा ∆p.Δx > h/4π। डेल्टा पी क्या है, संवेग, डेल्टा एक्स क्या है, स्थिति। तो उसकी स्थिति में और संवेग में जो अनिश्चितता है उनका गुणनफल h/4π के बराबर या उससे अधिक होता है। ठीक है, ये है आपका हेज़नबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। इसका क्या महत्व है, ये केवल अति सूक्ष्म कणों के लिए ही अप्लाई हो सकता है, बड़े कणों में ये अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और बोहर की जो परिकल्पना थी उसका खंडन करने में इसने हेल्प करी। बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो उसने कह दिया अगर आप इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो आप इलेक्ट्रॉन की स्थिति नहीं बता सकते। उसने तो बिल्कुल कण माने थे इसलिए स्थिति बता दी थी, लेकिन बाद में ये प्रूफ भी हो गया क्योंकि वो तरंग के फॉर्म में है तो स्थिति फिक्स होती ही नहीं है। ठीक है बेटा, ये वाला जो दोनों कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट और आपका हेज़नबर्ग का कॉन्सेप्ट, उसके बेसिस पर फिर हमारा परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल निकल कर आया। ठीक है, अब ये मॉडल क्या कहता है, देखिए द्रव्य के
अपरमाणु कणों को द्वैती व्यवहार तथा अनिश्चितता के नियम की अपेक्षा करती है। इस व्याख्या के कारण बोर्न, हिजेनबर्ग, जॉर्डन, श्रोडिंगर इन सब ने मिलके एक यांत्रिकी का प्रतिपादन किया जिसे हम क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं या तरंग यांत्रिकी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इन सब वैज्ञानिकों ने मिलके, क्योंकि एक सिंगल का तो कॉन्सेप्ट चल नहीं पा रहा था, इन सब ने मिलके एक नया ही थ्योरी प्रपोज कर दिया जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। और इस यांत्रिकी ने परमाणु के नए मॉडल को जन्म दिया जिसे हम क्वांटम यांत्रिकी मॉडल कहते हैं। ठीक है, ये मॉडल श्रोडिंगर तरंग समीकरण पर आधारित है। अभी श्रोडिंगर तरंग समीकरण भी आपके पास आ रही है नेक्स्ट टॉपिक। तो इस समीकरण पर आपका जो परमाणु का लेटेस्ट मॉडल है वो उस पर बेस्ड है। ठीक है, यह एक द्वितीय कोटि की अवकलनीय समीकरण है जिसके अनेकों हल संभव हैं। इनमें कुछ काल्पनिक होते हैं अतः अमान्य। अतः श्रोडिंगर तरंग समीकरण के हल द्वारा किसी परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी स्वरूप ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त श्रोडिंगर तरंग समीकरण का मान्य हल ही वास्तव में तरंग फलन है और इसे हम साई, ये साई का सिंबल होता है, इसे हम साई से दर्शाते हैं। इस तरंग फलन में परमाणु से संबंधित सभी सूचनाएं निहित होती हैं। इस परमाणु का प्रेक्षणीय व्यवहार, देखो परमाणु को ना तो हम पार्टिकल ना तो हम वेव, यहाँ पर अगर हम श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो वो उसके प्रेक्षणीय व्यवहार की गणना इसके आधार पर कर पाते हैं। ठीक है, अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है वो देखिए आप, ये होती है तुम्हारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या श्रोडिंगर तरंग समीकरण। हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो ये श्रोडिंगर समीकरण है, इसको हल करने पर इलेक्ट्रॉन के संभव ऊर्जा स्तर और उनके संगत तरंग फलन प्राप्त होते हैं। श्रोडिंगर तरंग समीकरण में कुछ हल महत्वपूर्ण होते हैं और इन मानों को हम अभिलाक्षणिक मान, एइजन वैल्यूज़ कहते हैं। ठीक है, अभिलाक्षणिक मानों के संगत ऊर्जा को अभिलाक्षणिक ऊर्जा दैट इज़ एइजन एनर्जी कहते हैं और इनके तरंग फलन को हम परमाणु कक्षक कहते हैं। तो श्रोडिंगर समीकरण ये है। समझ में आ गई आपको ये बात? आपको ये समीकरण लर्न करनी है बेटा। इसको न्यूमेरिकली अप्लाई करने के लिए नहीं आता, लेकिन श्रोडिंगर समीकरण के बारे में कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या था, श्रोडिंगर ने अपनी वेव इक्वेशन दी, इसके इन्होंने अलग अलग मान सॉल्व किए। तो इसके कुछ मान ऐसे हैं जो आपको कक्षक, परमाणु के कक्षकों के लिए एडजस्ट कर पाए थे। ठीक है, तरंग फलन का भौतिक महत्व। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कक्षक तरंग फलन का कोई भौतिक महत्व नहीं होता, परंतु बार्न के अनुसार किसी बिंदु पर तरंग फलन का वर्ग साई स्क्वायर उस बिंदु के इलेक्ट्रॉन प्रायिकता घनत्व को दर्शाता है। यह वितरण फलन d से निम्न प्रकार संबंधित होते हैं। तो d = 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर। ठीक है, वितरण फलन d, पाई यू नो, r यू नो और साई ऑल्सो यू नो। ठीक है, तो यहाँ नीचे बता भी रखा है कि वितरण फलन d जो है वो नाभिक से दूरी r, dr की मोटाई, गोलाकार स्फेरिकल शेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना का माप माना जा सकता है। ठीक है, ये आपका वितरण फलन d हो गया, r नाभिक से दूरी हो गई और साई आपको मालूम ही है, साई आपने पीछे अभी सीख ही लिया था। साई क्या था? तरंग फलन, वेव फंक्शन। अब इन सब बातों के बाद जो हमारा परमाणु का यांत्रिकी मॉडल निकल कर आया, उसके मुख्य अभिलक्षण जो है वो इम्पॉर्टेंट भी हैं बेटा, आपको पढ़ने भी हैं। तो परमाणु पर श्रोडिंगर समीकरण लागू करने पर प्राप्त मॉडल को क्वांटम यांत्रिकी मॉडल का नाम दिया गया, जिसके मुख्य लक्षण निम्न हैं। सी, पहला पॉइंट, ये पॉइंट अच्छे से पढ़ने हैं आपको। परमाणु में नाभिक का चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का ऊर्जा स्तर निश्चित होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन की क्वांटिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। देखो पॉइंट वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दिया। परमाणु जब उसमें किसी भी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा फिक्स है और उस ऊर्जा को हम क्वांटिक ऊर्जा कहते हैं। ये बोहर ने भी ऐसी बात बताई थी, आपको याद होगा। ठीक है, क्वांटित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों के अस्तित्व के कारण इलेक्ट्रॉन के तरंग समान गुण
और इन ऊर्जा स्तरों के श्रोडिंगर तरंग समीकरण के अनुमत हल होते हैं। तो अगर आप इनकी कैलकुलेशंस सॉल्व करके देखते हो तो इनकी ऊर्जा आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, देखो इसके कुछ ना कुछ हल होंगे, मतलब इनमें वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो इनके अनुमत हल होते हैं वही पॉसिबल वैल्यू होती हैं इनकी ऊर्जाओं की। अगर जो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की इस इक्वेशन में एडजस्ट नहीं हो पा रही है वो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन पॉजेस नहीं कर सकता। ठीक है, किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति एवं सही वेग दोनों को एक साथ पता लगाना संभव नहीं है। यह हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत था, तो ये भी इसी यांत्रिकी मॉडल का एक अभिलक्षण है। अतः परमाणु के विभिन्न बिंदुओं पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रायिकता की संकल्पना की जा सकती है। मतलब हम मोस्ट पॉसिबल एस्टीमेट बता सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पर है या नहीं। किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन का फलन परमाणु कक्षक को निरूपित करता है। प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है तथा एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति हो सकती है। ठीक है, ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन फलन जो है, जो साई की वैल्यूज़ आ रही हैं, वो उसका परमाणु कक्षक को निरूपित कर रहा है और इस कक्षक की जो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा है उसमें मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन्स एक बार में रख सकते हो। ठीक है, बहु इलेक्ट्रॉन प्रक्रम पर विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के क्रम अलग अलग होते हैं, उसके आधार पर ही आप उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरते हो। किसी परमाणु के अंदर किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता उस बिंदु पर कक्षक तरंग फलन के वर्ग साई स्क्वायर के समानुपाती होती है। ठीक है, तो कितनी पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के मिलने की, ये साई स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। तो बेटा अब हम कक्षकों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अब इसके बाद आप ये चेक पॉइंट 5.2 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको भी सॉल्व करेंगे। तो चेक पॉइंट 5.1 और 5.2 ये दोनों आपके आज के होमवर्क हो गए। ठीक है, थैंक यू।